Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your entry test preparations. Dear students, in this video we are going to discuss about the NEST NET syllabus 2027. As you all know कि हमारा जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है, चाहे वो पंजाब टेक्स्ट बुक्स हैं, तो उनका जो सिलेबस है वो चेंज होने जा रहा है इस साल से। अभी न्यू कोर्स जो है वो डिज़ाइन हो रहा है या हो चुका है और उसके कोर्सेज जो हैं वो बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को। तो आज की वीडियो में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि नेस्ट एनईटी के अंदर जो न्यू कोर्स है उसके अकॉर्डिंगली नेस्ट का सिलेबस किस तरीके से होगा उसका ब्रेक डाउन करेंगे। मैं एक चीज़ यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर टॉपिक्स या सिलेबस आपको बताने जा रही हूँ, ये ओवरऑल आपका सेकेंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का टोटल सिलेबस है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये ऑफिशियली नेस्ट ने अनाउंस किया। नेस्ट ने कभी भी अपने एंट्री टेस्ट के लिए अपना कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस अनाउंस नहीं किया है। ये जो आप लोगों को सिलेबस के अंदर टॉपिक्स बताए जा रहे हैं ये प्रीवियस टेस्ट के एनालिसिस को देखते हुए बताए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ को प्लीज़ मेक श्योर करना है कि आपने इसको ऑफिशियल नहीं समझना। ये आप लोगों को एक प्रीवियस टेस्ट के जो जितने भी एनईटीज होते रहे हैं उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आपको 2027 के सिलेबस का ब्रेकडाउन करके बताया जाएगा। और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि अभी जो आपकी न्यू टेक्स्ट बुक्स के अंदर सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसमें से भी एनईटी के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने इसको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं उनके साथ लाजमी तौर पर शेयर करना है ताकि वो टाइमली अपने एनईटी के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग के सिलेबस के बारे में। सो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग का जो टेस्ट पैटर्न है उसको पहले देख लेते हैं कि उसके अंदर आपके पास 100 मार्क्स आपके एडवांस मैथ्स के होते हैं, 60 एमसीक्यूज आपके फिजिक्स के होते हैं और 40 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के होते हैं। सो ये आपका पूरा ओवरऑल एनईटी इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग कैटेगरी का टेस्ट पैटर्न होता है। अब इसके अंदर आप लोगों के पास 3 मेजर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, आपके एडवांस मैथ्स, आपकी फिजिक्स, आपके इंग्लिश। ठीक है, अब इसके अंदर से आपकी जो सेकेंड ईयर की मैथ्स है, गालिबन जो इस वक्त सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उन्होंने अभी सेकेंड ईयर का सिलेबस देखा नहीं होगा मैथ्स का। तो उसके अंदर मेजरली आपके पास डिफरेंशिएशन होती है, इंटीग्रेशन होती है, फंक्शंस होते हैं, लिमिट्स होती हैं एंड वेक्टर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो आपकी जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में से आप लोगों के एक्सपेक्टेडली आप देखें जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ कि इतने एमसीक्यूज आपके पास आते हैं, ये भी आप लोगों को बिल्कुल 100% श्योर नहीं है कि आपको 10 से 15 एमसीक्यूज ही आएंगे। ये एक ऑन एवरेज आपको बात बताई जा रही है कि इतने एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि ये आपका कंप्यूटर बेस्ड नेट होता है। कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट के अंदर आपके सामने कोई भी एमसीक्यूज कितनी दफ़ा भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि डिफरेंशिएशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि एक स्टूडेंट जिसके सामने मैंने बात की उसके सामने वो बहुत ज़्यादा आए और एक स्टूडेंट ऐसा हो जिसके सामने मैंने ये सेम बात रिपीट की थी, उसको डिफरेंशिएशन में से कोई क्वेश्चन आए ना, उसको इंटीग्रेशन में से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए या कॉनिक सेक्शन ज़्यादा आ जाए। और एक आपके सामने मैं आप जितने स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे होंगे आपको मैं बता रही होंगी कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको बोलूँगी कॉनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप लोग अपना एनईटी जाके देंगे तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे वो आके कहेंगे जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उसमें से आया ही नहीं है, आप अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ गया। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे वो कहेंगे जितना आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिडिक्ट किया था उनमें से इतने मेजर टॉपिक्स आ गए थे। तो ये बिल्कुल भी मैं ये नहीं बता सकती, जो आप लोगों ने एनईटी देने जाना है उस हॉल में जो खड़ा इन्विजिलेटर है वो भी नहीं आपको बता सकता कि आपके सामने नेक्स्ट एमसीक्यूज कौन सा आने वाला है। ये सारा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम खुद डिज़ाइन करता है कि उसने आगे कौन सा एमसीक्यूज लेके आना है। वो रैंडमली आपके सामने 8-10 एमसीक्यूज डिफरेंशिएशन के भी लेके आ सकते हैं और वो डिफरेंशिएशन को टोटली कट आउट करके मेजर क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन और कॉनिक सेक्शन के भी दे सकता है। तो आप लोगों ने जो मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि इस टॉपिक से इतने एमसीक्यूज आते हैं, तो इनको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ये टॉपिक जो है ये एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो सिर्फ ये आपको एमसीक्यूज के नंबर शो करने का ये मकसद है। अदरवाइज ना तो एनईटी की नस्ट की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट हुई हुई है कि इस टॉपिक में से इतने एमसीक्यूज आएंगे, ना ही किसी और जगह पे ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई हुई है। मैं सिर्फ जो आपको बता रही हूँ एक्सपेक्टेड बता रही हूँ कि इतना इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं, अगर आए तो इतने आते हैं। तो ये आप लोगों ने इसके नंबर ऑफ एमसीक्यूज को देखते हुए आपने ये अंदाजा लगाना है कि वो टॉपिक कितनी वर्थ रखता है एनईटी के अंदर। इसका मतलब है कि जो डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन के अंदर आपके 10 से 15 एमसीक्यूज आएंगे, तो 10 से 15 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन का टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, अब मैं इसके आगे स्टार लगा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई 13 से 15 एमसीक्यूज आपके आ जाते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल ज्योमेट्री से आपको 2 से 3 एमसीक्यूज आ जाएंगे। अब 2 से 3 आने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग उसको स्किप कर दें, क्योंकि हमने एनईटी के टोटल 200 मार्क्स को कवर करना है, उसमें से 100 एमसीक्यूज हमने मैथ्स के कवर करने हैं ना। तो उसमें 2 से 3 अगर हम लोग यही कह के छोड़ देंगे कि एनालिटिकल में से आने हैं, तो इस वाले चैप्टर को छोड़ देते हैं, तो वो 3 एमसीक्यूज के मार्क्स कट जाने से पता नहीं बाकी कितने हमने सही किए थे, शायद वो 3 से ही हमारा थोड़ा सा एग्रीगेट बनता होता। तो वो 3 भी, हम 3 का भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो उसके बाद कॉनिक सेक्शन है। कॉनिक सेक्शन के अंदर 5 से 9 तक आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सेकेंड ईयर की बुक जो है वो चेंज हो रही है, तो उसमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जिसके अंदर जैसे काइनेटिक्स है, न्यूमेरिकल मेथड्स है। तो ये न्यू टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से भी आप लोगों से मेजरली पूछा जा रहा है। 14 एमसीक्यूज आपके इसमें से भी एक्सपेक्टेड हैं, और न्यूमेरिकल मेथड से भी 2 से 3 एमसीक्यूज आपसे एक्सपेक्टेड है। अब ये जो आप लोगों के न्यू टॉपिक्स हैं, ये कवर कैसे होंगे, ये आप लोगों को इंशाल्लाह हमारा जो बैच होगा, जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स होंगे, उनको पूरा यूनिफाइड सिलेबस मिलेगा। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, किसी भी आप बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आपका कोई भी कोर्स है, आपको हर तरह का कोर्स हमारे एंटी टेस्ट के अंदर, एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के अंदर कवर हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन किया हुआ बैच का कोर्स होता है, उसके अंदर हर एक चीज़ डिफाइन होती है। एंटी टेस्ट के पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली रेलिवेंट जितने भी टॉपिक्स एनईटी से या ई कैट से या बी कैट से रेलिवेंट होंगे, वो सारे आपको हमारे बैच के अंदर कवर करवाए जाएंगे। तो आप लोगों को ये न्यू टॉपिक्स की तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनवर्स फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, इनके भी 3 से 6 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक की इक्वेशंस के सॉल्यूशन से, और वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एंड देयर डिफरेंशिएशन, ये भी एक नया टॉपिक है, इसमें से भी 2 से 3 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड होते हैं। उसके बाद मैथ्स जो है, ये भी आपकी फर्स्ट ईयर की, जो इसके अंदर से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 से 6 सवाल आपके आ जाते होते हैं। फंक्शन और ग्राफ में आपके 2 से 6 सवाल आ जाते हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपके आ जाते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत कम चांसेस है, मेजरली ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सपेक्टेड रेशो इसकी 7 से 14 रह चुकी है। उसके बाद परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के अंदर आपके मिनिमम 5 और मैक्सिमम 12 से या इससे ज़्यादा एक्सीड भी कर सकते हैं। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ ग्राफ वाला, ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस तो एनईटी के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम के अंदर 1 से 4 सवाल एक्सपेक्टेड हैं। बायनोमियल थ्योरम बहुत ज़्यादा पूछा गया है 2026 के अंदर। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर 0 से 2% चांसेस है कि इसमें आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स इन स्पेस। जो वेक्टर्स वाला चैप्टर है ना, ये आपका चैप्टर आपकी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में भी होता है, और आपकी सेकेंड ईयर की मैथ्स में भी होता है। सो आप लोगों का जो वेक्टर का टॉपिक है ना, ये आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि ये आपको फिजिक्स से पूछा गया या मैथ्स से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस, इसके अंदर 0 से 2 एमसीक्यूज परसेंटेज के चांसेस है कि इसके अंदर से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाए। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फिजिक्स पोर्शन। फिजिक्स के अंदर से आप लोगों के 60 एमसीक्यूज कवर होते हैं।
अब इन 60 एमसीक्यूज में से अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो मेजरमेंट, फोर्स इन मोशन, सर्कुलर मोशन, सॉलिड फिजिक्स, सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये आपके सारे फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं। अब इसके अंदर से जो आप लोगों के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं मेजरमेंट्स में से 1 से 3 तक की रेंज के अंदर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब मेजरमेंट्स के अंदर मेजरली आपसे पूछे जाती हैं जो यूनिट्स होते हैं आपके, मेजोरिटी आपसे वो यूनिट ही पूछे जाते हैं या डायमेंशनल एनालिसिस पूछा जाता है। उसके अलावा फोर्स एंड मोशन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से तो आपकी रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट वाले फॉर्मूलाज में से जो उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड डायनामिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये भी इसमें से भी 5 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड होते हैं। थर्मोडायनामिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चा थर्मोडायनामिक्स नहीं करके गया ना, उसने बहुत बड़ी चीज़ छोड़ दी। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर से तो एक्सपेक्टेड है कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से आपसे 2 से 10 के दरमियान आपकी वेटेज होती है क्वेश्चंस की, जो आ जाते हैं आपसे आराम से। और वेव्स एंड वाइब्रेशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला आपका चैप्टर है, जिसको SHM भी आप कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर से 2 से 10 सवाल आपके इसमें भी आ जाते हैं। इलेक्ट्रो, यहाँ पे आपकी सेकेंड ईयर की फिजिक्स स्टार्ट होती है, यहाँ से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर से भी 4 से 12 मिनिमम 4 मैक्सिमम 12 सवाल आपके लाजमी आपके एक्सपेक्टेड होते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर आप जो इसको मॉडर्न फिजिक्स कह लें, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और रीसेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट्स रिव्यूज़ के बाद बहुत पता चला है कि फिजिक्स के अंदर मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं। इवन न्यूमेरिकल बेस्ड भी कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल बेस्ड भी ज़्यादा हैं, लेकिन आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। जो आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसके अंदर भी 1 से 5 MCQs आपके एक्सपेक्टेड है। थर्मल फिजिक्स के अंदर से 1 से 3, सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरी इंपॉर्टेंट 5 to 12। इसके अलावा फिजिकल ऑप्टिक्स, इसमें से 5 to 10 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट और क्वांटम फिजिक्स और मेडिकल फिजिक्स एंड स्पेस इन्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपके पास है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपके पास जो आपका सिलेबस है वो वैसे ही बहुत वास्ट होता है। ये आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा जब आप NET 1 देंगे। इसके अंदर आपसे सिनोनिम्स, वोकैबुलरी में आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस पूछी जाती हैं, एनालॉजीज पूछी जाती हैं, स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन, टेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स और प्रेपोजिशंस पूछी जाती हैं। अब आपको इंग्लिश का सिलेबस हर लिहाज से कवर करके जाना होता है, क्योंकि इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को इसके लिए बस यही होता है कि आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा कर सकते हैं और जितनी आप अपनी डिक्शनरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप कर लें, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपको नहीं पता होता कि कहाँ से सिलेबस आपका, कहाँ से आपका MCQs आ जाएगा, क्योंकि ये एक बाउंड्री के अंदर डिफाइंड सिलेबस नहीं है। जैसे आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ईयर के ये चैप्टर हैं, सेकंड ईयर के ये चैप्टर हैं, इनके अंदर से कुछ आएगा, इनके कॉन्सेप्ट को हर तरह से तैयार करके जाना। इंग्लिश के अंदर ये चीज़ डिफाइंड नहीं है। आपको कोई सिनोनिम्स और एंटोनिम की उन्होंने आपको डिक्शनरी नहीं बना के दी है कि इन्हीं के अंदर से आएगा। आपको कोई कॉम्प्रिहेंशन का नहीं पता, एनालॉजी का नहीं पता, ये आपकी बेसिक नॉलेज होगा जो आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अब आप लोगों को ये मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं ये न्यू और ओल्ड कोर्स जो भी हो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको ओवरऑल टॉपिक्स बता दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, अभी आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मेजरली इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी प्रीवियस ईयर के होंगे जिन्होंने देखी होगी ये वीडियो। इसके अलावा कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे जो सिलेबस को देख रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात जो है वो मैंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप बाद में ये बात जो आपने हाईलाइट करनी है और बार बार हर किसी से पूछनी है कि नेक्स्ट की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, जो कि फिर बाद में आपको बहुत मसला होता है। देखें, NET के अंदर आप लोगों ने मार्क्स अच्छे और हाईएस्ट से हाईएस्ट अचीव करने हैं। आपने सिर्फ उसको एस नहीं करना, उसको सिर्फ पास नहीं करना। पास तो आप 120 प्लस मार्क्स लेके भी हो जाते हो। थिंग इसके आपका एग्रीगेट बनना चाहिए। अब एग्रीगेट बनाने के लिए आपको अपनी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इंग्लिश हर तरह का सिलेबस आपको
कंप्लीट तैयार करना होगा ताकि आप हाईएस्ट स्कोर अचीव कर सको। अब हाईएस्ट स्कोर अचीव करने के लिए आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जिसकी अच्छी नहीं है, उसकी एमसीक्यूज के ऊपर ग्रिप स्ट्रांग नहीं है, उसको टाइम मैनेज नहीं करना आता, उसको स्ट्रेस मैनेज नहीं करना आता, और अल्टीमेटली ये चीज़ आपको फेलियर की तरफ लेके जाती है एनईटी के अंदर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स देन कंप्लेन करते हैं कि तैयारी करने के बावजूद भी हम 115, 114, 110 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। हम इसके तैयारी के बगैर भी दे के आते हैं और तैयारी के साथ भी दे के आते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि तैयारी किए बगैर ज़्यादा मार्क्स ले लिए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ज़्यादा तैयारी की है तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है। मतलब मसला ये है कि आपने तैयारी सही से की ही नहीं है, या तो आपने रैंडम प्रिपरेशन किया। अब आप अगर कहें कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस आपकी कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, रैंडम थी। आपने कभी किसी चीज़ को पकड़ लिया, कभी किसी चीज़ को पकड़ लिया। तो रैंडम प्रिपरेशन से आप लोगों की तैयारी कभी भी अच्छी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ टोटली लिंक्ड होते हैं। अगर आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो नेक्स्ट वाला उससे ज़्यादा एडवांस होगा। तो उसके साथ जब आपके टॉपिक्स लिंक्ड होंगे, अच्छे से आपने एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी की होगी, तो फिर आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो सकती है। तो अगर आप लोग एनईटी के लिए अच्छी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं और आप लोग कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो पास एजुकेशन सिस्टम का सेशन 2027 के लिए बैच 1.0 लॉन्च हो रहा है, और जो डिज़ाइन किया गया है इसी के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन भी है कि आप जो हमने एनईटी की तैयारी करनी है वो न्यू सिलेबस से करनी है या पुराने सिलेबस से। तो यहाँ पे मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूँगी और मेंशन करना चाहूँगी कि जो हमारा सिलेबस होता है वो यूनिफाइड होता है। देखिए, हमारे पास जो तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं वो सिर्फ पंजाब बोर्ड्स के नहीं होते हैं, वो सिर्फ फेडरल के नहीं होते हैं, वो सिर्फ ए लेवल्स के नहीं होते हैं। हमारे पास हर तरह का स्टूडेंट आता है, ओवरऑल पाकिस्तान से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है जो कि यूनिफाइड है। आप पंजाब की तैयारी करें, फेडरल की तैयारी करें, या ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं, देखिए ए लेवल्स और फेडरल के स्टूडेंट्स को भी अल्टीमेटली पंजाब बोर्ड्स की तरफ ही आना पड़ता है, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके ए लेवल्स और फेडरल बोर्ड से भी उठाए जाते हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के ऊपर। आप एंट्री टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी जैसे एनईटी है उसके बिल्कुल रेलिवेंट प्रिपरेशन आपको रिक्वायर्ड है। अब जो फेडरल के स्टूडेंट्स हैं या ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं, और उनका ये भी सिस्टम होता है कि उन्होंने डिफरेंट जो प्रोविंसेस होती है उनकी बुक्स को भी पढ़ना होता है। तो ये एक उनके लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है कि अब हम पढ़ें तो किसको पढ़ें, और फिर वो डिफरेंट बुक्स की तरफ जाते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिस मटीरियल्स की तरफ जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर भी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। हमारा जो डिज़ाइन किया हुआ बैच है जिसके अंदर हमारा कोर्स है, उसको हमने हर तरह के स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया है कि जो हर स्टूडेंट के लिए उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आसान हो, और दूसरी बात ये भी है कि आप लोगों का एंट्री टेस्ट के हवाले से प्रिपरेशन मटेरियल रेलिवेंट होगा। आपको एनईटी के लिए प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आप लोगों का मटेरियल बिल्कुल रेलिवेंट होगा। तो आप लोग बेशक जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को जो तैयारी करवाएंगे हम एंट्री टेस्ट के अकॉर्डिंगली करवाएंगे। उसमें फिर वो आपके टॉपिक सिलेबस के अंदर या कोर्स के अंदर शामिल है या नहीं है, आपको हम उसके टॉपिक की तैयारी करवाएंगे क्योंकि वो एनईटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को हम वो सारा सिलेबस भी कवर करवाएंगे अपने डेली लाइव लेक्चर्स के अंदर। पूरे एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा लाइव लेक्चर होते हैं, और हमारे जो टीचर्स होते हैं जो आपको बैच के अंदर पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीचर हैं जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा अगर आप लोग अपने लेक्चर्स को मिस आउट कर देते हैं तो आप लोगों के पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस मौजूद है। हमारे पास जो लाइव लेक्चर्स हैं वो रात 7 बजे से रात के 11 बजे तक हमारे लेक्चर्स जो हैं ये कंटिन्यू रहते हैं, और कंटिन्यूसली हर सब्जेक्ट के लिए एक नया टीचर होता है जो आप लोगों को उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी तैयारी करवा रहा होता है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाते हैं। फिर उसके बाद आपको बुकलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं जिसके अंदर आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं, आप उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ हैं आपके पास, इन चैप्टर वाइज बुक टेस्ट सीरीज़ और बुकलेट्स के अंदर जो आपको वर्कशीट्स असाइन की जाएंगी उनकी डिस्कशन भी आपकी लाइव लेक्चर्स के अंदर आपके टीचर्स करवा रहे होंगे। फुल लेंथ ओरिएंटेड मॉक टेस्ट जो आप लोग को एग्जैक्टली एनईटी, ई-कैट, बी-कैट के एंट्री टेस्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंगली मिलेंगी। जैसे आपको नेक्स्ट के अंदर आप लोगों का जो टेस्टिंग का और मार्किंग का सिस्टम होता है वो एग्जैक्टली सिस्टम आपको हमारे
मॉक टेस्ट के अंदर भी मिल जाएगा, जो फुल बुक टेस्ट होंगे। ये आप लोग जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, और मिनिमम आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को 100 मॉक टेस्ट एनईटी के लिए लाजमी मिलेंगे। और आप लोगों को किसी तरह का डाउट है, आप लोग के डाउट सेशंस भी अवेलेबल हैं, 24/7 आवर्स आपको स्टूडेंट सपोर्ट भी मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आप लोग अगर हमारे बैच 1 के अंदर इनरोल होते हैं तो इसके बाद 2027 सेशन के अंदर हमारे जितने भी न्यू बैचेस होंगे, इन तमाम न्यू बैचेस के अंदर आप लोगों की इनरोलमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जस्ट वन टाइम इनरोलमेंट है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी इंस्टॉलमेंट्स पे या बिल्कुल भी आप लोगों को मंथली पे नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों ने सिंपली एक दफ़ा इनरोलमेंट लेनी है, इसके बाद कोई भी आपसे किसी भी तरह से आप लोगों को नहीं कहेगा कि आपने बैच के रिलेटेड किसी भी तरह के मटेरियल के लिए भी कोई चीज़ के लिए भी आपने पे करना है। इवन जो आपको प्रैक्टिस बुकलेट्स, आपको टेस्ट सीरीज, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आप लोग को जो डाउट सेशन मिल रहे हैं, आपको 24/7 आवर स्टूडेंट सपोर्ट मिल रही है, किसी एक चीज़ के लिए भी आप लोग को सेपरेटली पे नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को सिर्फ वन टाइम की 7,000 की पेमेंट करनी है, और उसके बाद आप बैच 1 में भी इनरोल हैं, अपकमिंग तमाम बैचेस के अंदर इनरोल्ड हैं। आपको पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ इन आवर सेशन 2027, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। हमारा बैच बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी स्लॉट्स को बुक नहीं किया हुआ तो एज सून एज पॉसिबल अपनी सीट्स को सिक्योर कर लें बैच के अंदर, क्योंकि 15 जुलाई के बाद हमारी इनरोलमेंट्स क्लोज हो जाएंगी और हम स्टूडेंट्स को इसके बाद इनरोल नहीं करेंगे। आप लोग भी अगर इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, एज सून एज पॉसिबल अपनी जो स्लॉट्स हैं उनको बुक करें। अगर आप लोग इस बैच के हवाले से किसी भी तरह की डिटेल लेना चाहते हैं या इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है इस पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।